हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट वी एम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करने वाले हैं BHDAE 182 का ब्लॉक 1 है और यूनिट 1 है इसका। तो ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं और इनको मैं खुद भी पढ़ूंगी क्योंकि मेरा भी ये कोड है। तो आज हम करेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हम लेवल 2 है, ये स्टडी नोट्स हैं और ये आपके बहुत ही काम आने वाले हैं अगर आपको इस चैप्टर को या इस यूनिट को समझना है। तो उसके हिसाब से राइटिंग पे मत जाइएगा, आप समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस अध्याय है भाषा क्या है। तो भाषा का अर्थ पहले हम समझते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न मैं आप अपने प्रश्न एक सोचो कि अगर इस दुनिया में भाषा ना होती तो क्या होता आप सोच सकते हो कि कोई किसी से बात नहीं कर पाता, अपनी खुशी या दुख को व्यक्त नहीं कर पाता, पढ़ना लिखना संभव नहीं हो पाता, शिक्षा, व्यापार, न्याय और विज्ञान का विकास कठिन हो जाता, समाज का विकास रुक जाता। एक तरीके से देखा जाए तो आप सोच सकते हैं कि अगर भाषा नहीं होती तो क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो अब हम करेंगे इसके आगे के पॉइंट। तो आप समझ चुके हैं ना भाषा नहीं होती, क्योंकि अगर मैं आपको एक ईजी से क्वेश्चन से लेके चलूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम करते हैं, इसलिए भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, तो भाषा की परिभाषा आप देखो, एग्जाम में तो आपको एक परिभाषा लिखनी पड़ेगी ना, ये तो आपको इजी लैंग्वेज समझना होगा। तो हम एक सरल परिभाषा लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं, अनुभव और ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। ईजी है। अब जो परीक्षा की दृष्टि से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, भावनाएं और अनुभव का आदान प्रदान करता है। ओके, तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। तो एग्जाम की वर्ड्स हैं, देखो जैसे माध्यम, विचार, भावनाएं, अनुभव और विचार। तो ये भी आपको इजी लैंग्वेज में आपको मैंने कीवर्ड्स भी दिए यहाँ पर। अब हम करते हैं 1.3 भाषा का महत्व। अब भाषा का महत्व क्या है। भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं होती है बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी आवश्यक होती है। तो हम इसके जो महत्व है वो क्या क्या है। विचार व्यक्त करने का माध्यम है भाषा। हम अपने मन की बात भाषा से बताते हैं, जैसे मित्र से बातचीत करना उदाहरण के द्वारा। और शिक्षा का माध्यम, विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय में शिक्षा भाषा के माध्यम से दी जाती है। और इसका उदाहरण इग्नू की किताबें, जो आप इग्नू की आपकी अभी किताबें नहीं आई होंगी आप लोगों की, बट अभी एडमिशन के थोड़े दिनों के बाद वो ज़रूर आ जाती हैं। ठीक है, तो सामाजिक जीवन, मनुष्य समाज में भाषा के कारण ही एक दूसरे से जुड़ता है। उदाहरण परिवार, मित्र, पड़ोसियों से बातचीत करना। अगर हमारे पास भाषा होगी तो हम सामाजिक जीवन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बातचीत। अब व्यापार, अगर आप व्यापारी हो तो खरीद बिक्री, बैंक, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय के में भाषा का प्रयोग होता है। जैसे कि आप खरीदार हो, बेचने वाले हो, बैंक हो, भुगतान, ये सब इसमें भी व्यापार में भी भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। न्याय, न्याय अपने अदालतों, दलील, आदेशों, निर्णयों भाषा के माध्यम से ही दिए जाते हैं। जैसे कि आप अगर कोर्ट में जाते हो तो अदालतों में भी तो आपको जैसे सुनवाई होती है, आदेश होता है, निर्णय, तो उसको भी हमारे जो भाषा के माध्यम से बताया जाता है। तो अब है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में, मोबाइल, इंटरनेट, एआई, चैट जीपीटी जैसी नई तकनीकों को समझने और उपयोग करने में भाषा की आवश्यकता होती है। ये भी बहुत ही विज्ञान और तकनीक में भी भाषा की आवश्यकता होती है। तो रियल लाइफ में एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इस चैप्टर को समझना है, अच्छे से अपने शब्दों में समझना है, अपने आप को आप बता सके दूसरे को भी, तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी अकॉर्डिंग करा है। तो आप भी तो एक स्टूडेंट हो तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। तो चलते हैं, अब रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ मैं। मान लो कि तुम यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो, मतलब मैं बनाती हूँ, मैंने अपना एग्जांपल लिया है। तो अगर भाषा ना हो तो मैं टाइटल नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, है वॉइस ओवर भी नहीं होगा, कमेंट भी नहीं कर पाओगे आप लोग। ठीक है, तो यानी यूट्यूब पर यूट्यूब चल ही नहीं पाएगा जब किसी भाषा नहीं होगी। तो बोलेगा कौन, लिखेगा कौन, क्या कुछ समझ नहीं आएगा बिल्कुल, मतलब वो चल नहीं पाएगा। तो इससे पता चलता है कि भाषा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती है बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन का भी हिस्सा होती है। तो ये आपके
सारी चीज़ें रहीं। अब जो रिवीजन बॉक्स है, मतलब जो हमने आज का अभी जो जितना पढ़ा है वो है भाषा संचार का माध्यम है। भाषा से विचार, भावनाएं और अनुभव व्यक्त किए जाते हैं। भाषा शिक्षा, व्यापार, न्याय, विज्ञान और समाज के विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट, भाषा की प्रकृति। 2.1 भाषा की प्रकृति क्या है? प्रकृति का अर्थ होता है किसी वस्तु का स्वभाव या उसकी मुख्य विशेषता। ठीक है, तो अब घबराइए मत, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, बट मैंने खुद ही करी है तो आपको अच्छी समझ आएगी। तो कहते हैं जिस प्रकार हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, उसी प्रकार भाषा का भी अपना स्वभाव होता है। भाषा की मुख्य विशेषताएं, तो जिस प्रकार जो व्यक्ति है उसका स्वभाव होता है, उसी प्रकार भाषा का भी स्वभाव होता है। ठीक है, तो अब हम करते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा सामाजिक होती है, भाषा अर्जित मतलब सीखी हुई होती है, आपको सीखना पड़ता है उसको। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा जीवित होती है। अब आप सोचोगे जीवित कैसे होती है ना, सोचने की बात होती है ना, तो अब आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तब करते हैं नेक्स्ट। तो भाषा सामाजिक क्यों है? अब ये सोचो, भाषा सरल व्याख्या में मैं आपको बताऊं कि मनुष्य अकेले भाषा नहीं सीख सकता। ठीक है, वह भाषा अपने परिवार, समाज, विद्यालय और समाज आसपास के लोगों से सीखता है। यदि कोई बच्चा समाज से दूर अकेला बड़ा हो तो वह भाषा नहीं सीख पाएगा। इसलिए भाषा को सामाजिक भाषा कहा जाता है। उदाहरण, एक बच्चा भारत में बड़ा होगा तो वह हिंदी सीखेगा। यदि वह जापान में बड़ा होता है तो वह जापानी भाषा को सीखेगा। ठीक है, परीक्षा में लिखने का योग्य उत्तर मैं आपको बता दूं, भाषा को सामाजिक कहा जाता है क्योंकि मनुष्य भाषा को समाज से सीखता है। परिवार, विद्यालय, समाज के संपर्क में रहकर ही व्यक्ति भाषा को सीखता है और उसका प्रयोग करता है। इसके कीवर्ड्स हैं जैसे समाज, परिवार, विद्यालय, संचार और सामाजिक विकास। तो अब हम 2.3 करते हैं, भाषा अर्जित सीखी हुई क्यों है? तो ये सीखी हुई क्यों है मैं आपको बता दूं। अर्जित का अर्थ होता है, अर्जित मतलब सीखा हुआ। कोई भी बच्चा जन्म से भाषा नहीं जानता है, वह धीरे धीरे सुनकर, देखकर, बोलकर भाषा सीखता है। जैसे बच्चा हम भी हैं, अगर हम भी एकदम से हम थोड़ी ना भाषा लेकर आए, हम तो धीरे धीरे सुनते हैं अपने आसपास की चीज़ें, फिर देखते हैं और फिर बोलना सीखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार है। उदाहरण, एक छोटा बच्चा पहले माँ, फिर पानी, फिर पूरा वाक्य बोलना सीखता है। यह सब सीखने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें हैं, भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा सीखी जाती है। ठीक है, अब हम आगे के चलते हैं। तो परीक्षा का उत्तर हम किस तरह, भाषा अर्जित होती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से भाषा नहीं जानता है, वह परिवार, समाज और विद्यालय से भाषा सीखता है। इसके भी कीवर्ड्स हैं अर्जित, सीखना, परिवार, अनुभव और अभ्यास। भाषा परिवर्तनशील क्यों है? भाषा परिवर्तनशीलता का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, जो समय के साथ बदलती रहे। सरल व्याख्या में हम आपको बताते हैं, समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, नई नई चीज़ें आती हैं। ठीक है, और इसी कारण भाषा भी बदलती है। उदाहरण के लिए हम बता दें आप लोगों को कि पहले लोग कहते थे पत्र भेजो, आज कहते हैं व्हाट्सअप करो। ये तो इजी है ना, पहले लोग कहते थे पत्र भेजिए, आज व्हाट्सअप बोलते नहीं है कि हाँ कोई भी चीज़ हो, अरे भाई व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, ऐसे करते हैं आज के समय। पहले दूरभाषा थी, आज मोबाइल है। पहले चित्र थे, आज रील हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष, समय के अनुसार स्वयं को बदलती रहती है भाषा हमारी, इसलिए भाषा परिवर्तनशील कहलाती है। परीक्षा का उत्तर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, भाषा परिवर्तनशील कहलाती है क्योंकि समय, समाज और विज्ञान और तकनीकों के विकास के साथ भाषा में भी परिवर्तन रहता है। ठीक है, तो अब हम कीवर्ड्स अपने करते हैं। समय, समाज, तकनीक, परिवर्तन और नए शब्द हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि कितनी सारी चीज़ें हमने अभी करी हैं। आपको समझ आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 2.5, भाषा जीवित क्यों है? अब मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आपको आगे बताऊंगी कि भाषा जीवित क्यों है। तो जो भाषा समय के साथ विकसित होती रहे, उन्हें नए शब्दों को अपनाती रहे, उसे जीवित भाषा कहते हैं। जैसे कि जीवित मतलब जो चीज़
अब जो आगे परिवर्तन हो रहे हैं उसको अपनाएँ। जैसे कि हम भी नई-नई चीज़ें आती हैं तो हम परिवर्तन होती है तो हम उसे अपनाते जाते हैं धीरे-धीरे समय के साथ। तो उसी प्रकार जो हमारी भाषा है वो भी अपना विस्तार करती रहती है, नए-नए शब्द आते हैं। जैसे पहले आप अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। जैसे कि पहले इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सारे शब्द नहीं थे, चैट जीपीटी बट आज हैं तो हमने हमारी जो हिंदी भाषा में भी आज हमने उसी प्रकार उसको अपना लिया है, ठीक है? तो हम चलते हैं नेक्स्ट उदाहरण। जैसे आज हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं कुछ, जैसे कि इंटरनेट, व्हाट्सएप, एआई, चैट जीपीटी, यूट्यूब, रील, शॉर्ट ये हिंदी में नहीं थे, ठीक है? आपको पता ही होगा हिंदी में नहीं थे, बट आज ये हिंदी का हिस्सा बन गए हैं। निष्कर्ष है अब इसका हिंदी नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को बदलती रहती है, इसलिए हिंदी का एक जीवित भाषा है, ठीक है? जो अपने आप को स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार बदलती रहे और शब्दों को अपनाते रहे, उस चीज़ को हिंदी भाषा कहते हैं, ठीक है? इसलिए जीवित भाषा कहते हैं, सॉरी। हुँ, जो परीक्षा का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, हिंदी को जीवित भाषा कहा जाता है क्योंकि वह समय, समाज और तकनीक के विकास के साथ नए शब्दों को अपनाकर स्वयं को विकसित करती रहती है, ठीक है? तो अब हम इसका माइंड मैप बना रखा है कि आपको ईज़ी से समझ आए, मैंने अपने लिए बनाया, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। भाषा की प्राकृतिक देखें, सामाजिक है, अर्जित है, परिवर्तनशील है, जीवित भाषा है। मतलब आपको इसका एग्ज़ाम बस 50 मार्क्स का आता है और 10-10 मार्क्स के जितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं आगे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आप बिल्कुल मैं अपने लिए कर रही हूँ ये सब क्योंकि ये ईज़ी लैंग्वेज है, आपको समझ आना चाहिए। तो आपको एक रिवीजन इस जितना भी हमने उसका पढ़ा है। देखो, भाषा समाज से सीखी जाती है, भाषा जन्मजात नहीं होती है, भाषा समय के साथ बदलती रहती है। हिंदी नई तकनीक के शब्दों को भी अपनाती है, इसलिए वो जीवित भाषा कहलाती है, ठीक है? अब हम करते हैं नेक्स्ट, भाषा के विभिन्न रूप। भाषा के विभिन्न रूप आप देख सकते हैं, हम सभी हिंदी बोलते हैं लेकिन क्या हर जगह हिंदी का एक जैसी होती? नहीं, ठीक है? अब मतलब हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं जो इंडिया में रहते हैं, जितने भी लोग बोल सकते हैं। हम किसी भी हिंदी को बोलते हैं, तो क्या सभी लोग हिंदी बोलते हैं? तो नहीं। एक जैसी हिंदी बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहीं लोग बोलकर बात करते हैं, कहीं लिखकर, कहीं स्थानीय बोली बोलते हैं और कहीं शुद्ध मानक हिंदी का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे शुद्ध मानक का क्या अर्थ है? क्या है ये सारी? तो अब धैर्य रखिए और आगे बढ़ते जाइए। इसलिए भाषा के कई रूप होते हैं। भाषा के मुख्य रूप हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा है और बोली, उपभाषा, मानक भाषा। तो इन सब के हम आपको डिटेल में अर्थ देंगे, आप टेंशन ना लीजिए और आगे चलते जाइए, ओके? मौखिक भाषा, अब इसका अर्थ क्या भाई? जिस भाषा को बोलकर व्यक्त किया जाता है और सुनकर समझा जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब इसकी भाई विशेषता बतानी है हम लोगों को, तो विशेषताएं बोलकर व्यक्त की जाती है, सुनकर समझी जाती है और तुरंत उत्तर मिल जाता है। तो दैनिक जीवन में सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक है? तो हम इसका उदाहरण ले लेते हैं भाई, कैसे प्रयोग होता है? माता पिता से बातचीत करते हैं, मित्र से मोबाइल पर बात करना, शिक्षक द्वारा शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाना, भाषण देना, ये भी आपका मतलब मौखिक भाषा हो गई है। अब हम इसके लाभ बताते, जल्दी संचार होता है, भावनाएं आवाज़ और हाव भाव से स्पष्ट होती है, सामने वाले तुरंत उत्तर दे सकता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसकी सीमाएं भाई क्या क्या हैं? सीमाएं, यदि ध्यान से ना सुने तो बात छूट सकती है, इसका स्थायी रिकॉर्ड नहीं होता, ये भी इसका भाई कमियां हैं, सीमाएं हैं। परीक्षा का उत्तर है, मौखिक भाषा वह भाषा है जिसे बोलकर व्यक्त किया जाता है और सुनकर समझा जाता है। इसका प्रयोग दैनिक जीवन में बातचीत, भाषण तथा शिक्षा में किया जाता है। अब हम करते हैं लिखित भाषा, ठीक है? लिखित भाषा, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइटिंग पे मत जाना, बस आप ये सोचिए कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? तो करते हैं लिखित भाषा। अर्थ, जिस भाषा को लिखकर व्यक्त किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है? अब विशेषताएं, लिखकर व्यक्त की जाती हैं, ठीक है? पढ़कर समझी जाती हैं, इसका रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। शिक्षा और प्रशासन में इसका अधिक उपयोग होता है लिखित भाषा का। तो देखो, उदाहरण के लिए परीक्षा में उत्तर लिखना, व्हाट्सएप संदेश, पत्र और आवेदन, पुस्तकों और समाचारों पत्रों में। अब इसके लाभ क्या क्या हैं? जानकारी लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, जो लिख कर चीज़ें रखी जाती हैं उनकी तो जानकारी लंबे तरह से सुरक्षित रहती है, बार बार पढ़ी जा सकती हैं, प्रमाण के रूप में भी उपयोग की जा सकती है। अब इसकी सीमाएं भी कुछ लिखी हैं, लिख कर और पढ़ना सीखना पड़ता है भाई, इसके लिए उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। अब आप एग्ज़ाम में आप मतलब कुछ लिखते हो तो वो तो चेक होगी ना डिटेल, तब आपको पता चलेगा कितना आपने सही लिखा है कितना नहीं, है ना? तो परीक्षा का उत्तर, आप परीक्षा में इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? तो लिखित भाषा वह भाषा है जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है और पढ़कर समझा जाता है। इसका
प्रयोग पुस्तकों, समाचारों, परीक्षा और सरकारी कार्यों में होता है लिखित भाषा का उपयोग। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो मौखिक लिखित भाषा में अंतर, तो एग्ज़ाम में है तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, ऐसे निशान बना के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर आए तो इस तरीके से लिखिएगा और थोड़ा डिटेल भी कर दीजिएगा जिस तरीके से। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा आप लोगों को। तो हम मौखिक भाषा को बोलकर व्यक्त की जाती है और लिखित भाषा लिख कर व्यक्त की जाती है। ये सुनकर समझी जाती है, ये पढ़कर समझी जाती है, तुरंत उत्तर मिलता है, उत्तर मिलने में समय लग सकता है, ये स्थानीय रिकॉर्ड नहीं होता है, इसका स्थानीय रिकॉर्ड होता है। ईजी है ना, समझाया आप लोगों को। ठीक है, अब बोली पे आते हैं। बोली, बोली का क्या मतलब है आप समझते हैं। अर्थ इसका, किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं, स्थानीय शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, सामान्य बातचीत से उपयोग होती हैं। समाज, जैसे आप लोग गांव में, किसी भी आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव में आप देखोगे कि जो हिंदी होती है, कुछ कुछ चीज़ों को कुछ अलग ही तरीके से बोला जाता है। वो स्थानीय एक भाषा होती है, वो उन लोगों को ही समझ आती है। कभी कभार हम भी कंफ्यूज आते हैं। अगर प्रॉपरली आप गांव में रहोगे तो आपको सारी चीज़ें आएंगी, बट अगर कभी आप जाते होंगे तो कुछ चीज़ें होती होंगी जो आपको नहीं समझ आती हैं, तो उन लोगों को ही समझ आती हैं। ठीक है, तो ये हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण भोजपुरी, अवधी, ब्रज, हरियाणवी और बुंदेली। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, एक भाषा की कई बोलियां भी हो सकती हैं। उपभाषा, अब वो भाषा का मतलब, एक भाषा की कई बोलियां, जैसे एक भाषा को कई तरीके से बोला जा सकता है। उपभाषा, अर्थ, बोली का छोटा या क्षेत्रीय रूप वो भाषा कहलाता है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बोली का छोटा या क्षेत्रीय रूप उपभाषा कहलाती है, अर्थात किसी बोली के भीतर भी अलग अलग क्षेत्रों में बोलने का तरीका थोड़ा बदल सकता है। जैसे कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है उस चीज़ को लेकर, उसी को उपभाषा कहते हैं। उदाहरण, मान लो किसी जिले के दो गांव हैं, दोनों भोजपुरी बोलते हैं लेकिन कुछ शब्दों का उच्चारण अलग होता है, इसे उपभाषा का अंतर माना जा सकता है। ठीक है, मानक भाषा, अब मानक भाषा क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं, बहुत ही ईजी है। अर्थ, जिस भाषा का एक निश्चित शुद्ध और स्वीकार्य रूप हो तथा जिसका प्रयोग शिक्षा, समाचार, प्रशासन और साहित्य में किया जाता हो, उसे मानक भाषा कहते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, जो इसकी विशेषताएं पूरे देश या बड़े क्षेत्र में समझी जाती हैं, व्याकरण के नियमों का पालन करती है, पुस्तकों और समाचारों में प्रयोग होती है, सरकारी कार्यों में उपयोग होती है। जो हमारी मानक भाषा है ना, वो सभी जगह उपयोग होती है और सभी के लिए समान होती है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए इग्नू की किताबों में जो भाषा उपयोग होती है, समाचारों, न्यायालयों के दस्तावेजों हैं, सरकारी पत्र, इसमें मतलब ना कोई बोली होती है, ना कोई कुछ परिवर्तन होता है। एक जो जिस शब्द का उसमें जो अर्थ है, उसी का अर्थ अलग अलग चीज़ों में होगा। जैसे कि आपको पता है न्यायालय में, हमारे समाचारों में, हमारी सरकारी पत्रों में किस तरह की भाषा उपयोग होती है, उसी तरह की भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। बोली और मानक भाषा में अंतर, इसको भी अब अगर आपके एग्ज़ाम में अंतर आए लिखने को, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो बोली, सॉरी, ओके ओके ओके, मिनट। तो हमारी जो बोली है और मानक भाषा है, तो स्थानीय क्षेत्रों में बोली जाती है, और ये जो हमारी मानक भाषा है पूरे देश, राज्यों में स्वीकार की जाती है इसको। ये जो हमारी बोली है वो सामान्य बातचीत में प्रयोग होती है, और जो हमारी ये मानक भाषा है वो शिक्षा, समाचार, सरकारी कार्यों में प्रयोग होती है। और जो हमारे स्थानीय शब्द अधिक होते हैं, इसमें जो हमारी बोली है उसमें स्थानीय शब्द अधिक होते हैं। जो हमारी मानक भाषा में शुद्ध और नियमबद्ध भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम जो रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। अगर रियल लाइफ एग्जांपल है, तुम अपने गांव में परिवार से जिस तरह हिंदी में बोलती हो, वह बोली का रूप होता है। जैसे हम अपने गांव वालों से बात करते हैं, उसको हम बोली के रूप में बात करते हैं। लेकिन जो इग्नू की किताबों में हिंदी लिखी जाती है वह मानक भाषा की, क्योंकि वो शुद्ध होती है, वो एक बड़े स्तर पर होती है और सही होती है, जिससे सभी लोग एक ही भाषा में समझ सकते हैं। देखो आप समझ, इसलिए पूरे भारत के विद्यार्थी उसे समझ सकते हैं। अब हमारे जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा, बोली, उपभाषा, मानक भाषा, स्थानीय भाषा, शुद्ध भाषा और व्याकरण। तो अब हम इसका थोड़ा सा मैप ले लेते हैं, सॉरी माइंड मैपिंग ले लेते हैं। तो भाषा के रूप हैं मौखिक, लिखित, बोली, बोली के अंदर अब आती है उपभाषा, उपभाषा के अंदर आती है मानक भाषा। ठीक है, इसके साइड रह गए। अब हम फाइनल रिवीजन जो अभी हमने पढ़ा है उसके हम एक छोटा सा शॉर्ट है। मौखिक भाषा, बोलकर व्यक्त सुनकर समझी जाती है। लिखित भाषा, लिखकर व्यक्त पढ़कर समझी जाती है। बोली हमारी है
बोली है हमारी किसी विशेष क्षेत्र की भाषा होती है। उपभाषा बोली का छोटा क्षेत्रीय रूप होते हैं। मानव शिक्षा, समाचार, प्रशासन, पुस्तकों में प्रयुक्त शुद्ध एवं नियमबद्ध भाषा। ठीक है। हिंदी भाषा का विकास, इसका परिचय। क्या आज की हिंदी भाषा एक ही दिन में बन गई है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि हिंदी भाषा हजारों वर्षों में धीरे धीरे विकसित हुई। समय, समाज और लोगों की बोलचाल के अनुसार भाषा बदलती रही और आज की आधुनिक हिंदी बन गई है। इस विकास का क्रम है विकास क्रम। कैसे ये परिवर्तन आए इसका हम बताते हैं। तो पहले हमारी संस्कृत चलती थी, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और अब हिंदी। तो हम इसको डिटेल से समझेंगे, बस आप बने रहिए साथ में। यही क्रम परीक्षा में हमेशा याद रखना है, आप लोगों को गलत नहीं करना है। पहले हमारा होगा संस्कृत। ठीक है, इसका हम परिचय देंगे, आप लोगों को बताएंगे। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषाओं में से एक है। प्राचीन समय के विद्वान, ऋषि और पंडित संस्कृत का प्रयोग करते थे। आपने सुना होगा, जैसे विद्वान होते हैं, ऋषि होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो संस्कृत बोलते थे। ठीक है। तो इसी भाषा में अनेक धार्मिक साहित्य ग्रंथ भी लिखे गए हैं। संस्कृत की विशेषताएं हैं कि यह प्राचीन भाषा है, व्याकरण के नियम बहुत मजबूत हैं, साहित्य से भरपूर है ये। इसमें कठिन भाषा है, ये संस्कृत बोलने में कितना मुश्किल होता है हम लोगों को, तो उसके हिसाब से। ठीक है। अब संस्कृत में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, पुराण, ये सभी चीज़ें हमारी संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। संस्कृत की सीमा, संस्कृत बहुत समृद्ध थी, लेकिन आम लोगों के लिए कठिन थी। हर व्यक्ति इसे आसानी से बोल और समझ नहीं सकता था। यहीं से अगला चरण शुरू होता है। प्राकृत। प्राकृत का अर्थ है प्राकृतिक या सरल भाषा। ठीक है। और जब लोगों ने संस्कृत को सरल रूप बोलना शुरू किया, तब प्राकृत भाषा का विकास हो। जैसे संस्कृत से थोड़ी सी सरल थी, वो प्राकृत भाषा थी। तो समय के साथ साथ प्राकृत की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोगों को? संस्कृत ही पढ़ लेते, क्योंकि संस्कृत कठिन थी, आम लोगों को सरल भाषा चाहिए थी, बोलचाल आसान बनाती थी, जो हमारी प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत की अब विशेषता हैं, संस्कृत से सरल, आम जनता की भाषा, बोलने और समझने में आसान थी। उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे स्कूल में कोई शिक्षक कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाता है, वैसे ही संस्कृत का सरल रूप प्राकृत बना। अब प्राकृत के बाद आगे अपभ्रंश। परिचय। समय बीतने के साथ प्राकृतिक भाषा भी बदलती गई। जैसे समय बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, और फिर चीज़ें, उसका भी सरल रूप आ गया। उससे एक नया और अधिक सरल रूप विकसित हुआ, जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। अपभ्रंश की विशेषताएं, प्राकृतिक से अधिक सरल है, आम लोगों की बोलचाल की और करीब है, ये आधुनिक भारतीय भाषाओं का आधार है ये। तो महत्वपूर्ण तत्व हैं। आज हिंदी साहित्य कई आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ओके। अब हिंदी का नंबर आता है 4th नंबर पे। परिचय। अपभ्रंश से विकसित होकर आधुनिक हिंदी बनी है। आज हिंदी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी की विशेषताएं, सरल है, परिवर्तनशील है, जीवित भाषा है, नई तकनीकों के अनुसार नए शब्द अपनाती है। हिंदी का प्रयोग शिक्षा, समाचार, प्रशासन, न्यायालय, विज्ञान, तकनीकी, सोशल मीडिया, यूट्यूब और दैनिक जीवन में होता है। विकास को कहानी की तरह समझो। कल्पना करो कि एक परिवार है। अगर आपको ये स्टोरी, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है, तो इसको अब अगर आपको याद रखना हो तो अब मैं आपको एक कहानी के द्वारा बताना चाहूँगी। जैसे कल्पना करो कि आप एक परिवार हैं, उसमें दादाजी आपके संस्कृत हैं, बहुत ज्ञानवान, लेकिन कठिन भाषा, जो हमारे जो पिताजी, अब वो तो नहीं कर पाएंगे, तो पिताजी ने थोड़ी सरल भाषा, मतलब उसको प्राकृतिक बोला। ठीक है, पिताजी की। अब उस बड़ा बेटा है, ठीक है, और थोड़ा सरल भाषा उसको चाहिए, तो उसे अपभ्रंश बना दिया। ठीक है। और उस आज की पीढ़ी के लिए हिंदी हो गया ना इजी। तो सबसे अधिक प्रयोग होने वाली आधुनिक भाषा। इस कहानी से पूरा क्रम कभी नहीं भूलोगे आप लोग। ओके। तो फ्लो चार्ट हमने बनाया। पहले संस्कृत लिखना है आप लोगों को, सेकंड नंबर पे प्राकृत, तीसरे नंबर पे आपको अपभ्रंश, और चौथे नंबर पे आपको लिखना है हिंदी। ओके। ये क्रम ज़रूर आ सकता है। अभी आपको सिर्फ नोट्स मिल रहे हैं, आगे जाके बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को इस चैप्टर से या इस बुक से रिलेटेड सभी चीज़ें मैं आपको, तो ये आपको मतलब याद रखने के लिए ट्रिक है। ऐसे सै प्रे मैं आपको लिख देती हूँ, थोड़ा समझ भी ना आए तो सै प्रे, मतलब ईजी लैंग्वेज में, और ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखते कि आप भूले ना। ठीक है।
तो देखो स से संस्कृत, प से प्राकृतिक, आ से अपभ्रंश और ही से हिंदी। ओके, अब थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है बट मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी, आप बस सुनने पे ध्यान दीजिए। हिंदी भाषा के विकास का वर्णन कीजिए। जैसे हिंदी भाषा विकास का एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसका विकास क्रम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी है। संस्कृत प्राचीन एवं समृद्ध भाषा थी, परंतु कठिन होने के कारण आम लोगों के लिए सरल रूप प्राकृतिक विकसित हुई। बाद में प्राकृतिक से अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भाषा का विकास हुआ। आज हिंदी एक जीवित और परिवर्तनशील और व्यापक रूप से प्रयुक्त भाषा है। इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, विकास, सरल भाषा, परिवर्तनशील और जीवित भाषा। ठीक है, तो जो हमारी जो कॉमन मिस्टेक होते हैं कि हम लोग कर देते हैं ना चाहते हो भी, तो जैसे प्राकृतिक, अपभ्रंश को एक ही मत समझना, मतलब एक ही चीज़ समझ लेते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि जो प्राकृतिक का जो विकसित रूप है ये। ठीक है, तो देखो जो प्राकृतिक संस्कृत का सरल रूप है और अपभ्रंश प्राकृतिक का विकसित और अधिक सरल रूप है। ठीक है, इनको चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब हमने माइंड मैपिंग किया, जितना भी काम करा है। हिंदी का भाषा का विकास, पहले हमारी संस्कृत जो कठिन भाषा है, जो प्राकृतिक उसका सरल रूप, अपभ्रंश और अधिक सरल रूप है हमारा, और हिंदी आधुनिक और जीवित भाषा है। फाइनल रिवीजन है हमारी इस यूनिट की जो अभी हमने पढ़ा है, जिस टॉपिक को, हिंदी का विकास धीरे धीरे होता है, यही क्रम है, जैसे संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है, संस्कृत कठिन थी, प्राकृतिक सरल हुई, अपभ्रंश और अधिक सरल हुई, और हमारी जो आधुनिक हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हिंदी भाषा का स्वरूप और क्षेत्र। 5.1 है ये, हिंदी भाषा का स्वरूप, परिचय। स्वरूप का अर्थ है किसी भाषा की मुख्य विशेषताएं और उसका स्वभाव। स्वरूप का तो यही अर्थ होता है कि उसकी कुछ विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं किसी भी भाषा की, और स्वभाव। ठीक है, तो हिंदी केवल बोलने की भाषा नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह समय के साथ बदलती, विकसित होती और नए शब्दों को अपनाती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये जीवित भाषा है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि ये समय के साथ बदलती भी है, विकसित भी होती है और नए शब्दों को अपनाती भी है। हिंदी की मुख्य विशेषता, हिंदी एक जीवित भाषा है। अब आपको जीवित भाषा क्या चलती बदलती है, तो हम आपको बताते हैं। जीवित भाषा वह होती है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए आज हम हिंदी में बोलते हैं। मोबाइल, इंटरनेट, ये जो कुछ शब्द हैं जैसे कि व्हाट्सएप, AI, चैट GPT, यूट्यूब, रील्स, ठीक है, बोलते हैं ना। ये सब पहले हिंदी में नहीं थी, लेकिन आज सामान्य प्रयोग में होते हैं। निष्कर्ष, इसलिए हिंदी को जीवित भाषा कहा जाता है। क्योंकि कहा जाता है क्योंकि ये अपने जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उन्हें अपनाती रहती है, शब्दों को अपनाती रहती है। देखो इंग्लिश के शब्द भी इसने अपना लिए, कितनी ईजी लैंग्वेज में आपको। जीवित भाषा वह होती है जो समय के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट, हिंदी परिवर्तनशील भाषा है। अब परिवर्तनशील कैसे, ये भी आप जानते हैं। परिवर्तनशील का अर्थ जो समय के साथ बदलती रहती है। समाज, विज्ञान, तकनीक के विकास के साथ हिंदी में नए शब्द जुड़ते रहते हैं। उदाहरण, पहले लोग कहते थे पत्र भेजो, आज कहते हैं व्हाट्सएप कर दो, कहते हैं ना आप लोगों को भी। हिंदी का सरल भाषा, हिंदी सरल भाषा है। हिंदी सीखने और बोलने अपेक्षाकृत आसान है। ठीक है, इसी कारण भारत में करोड़ लोग हिंदी समझते हैं और बोलते हैं। हिंदी ग्रहणशील भाषा है। ग्रहणशील का अर्थ है दूसरी भाषाओं को अच्छे शब्दों को अपनाने वाली। जैसे कि ग्रहणशील मतलब हम किसी की जो चीज़ है उसको अपना लेते हैं। जैसे दूसरी भाषा में कुछ अच्छे शब्द होते हैं, उनको हमारी जो हिंदी भाषा है वो अपना लेती है। उदाहरण के लिए अंग्रेजी से हमने क्या क्या अपनाया, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, फाइल। उर्दू से हमने अपनाया किताब, दुनिया, बाजार। फारसी से अपनाया दरबार, दीवार, है ना। बहुत सारे शब्द हमें पता भी नहीं होता, ये हिंदी में सिर्फ हम तो बोल रहे होते हैं। हिंदी इन शब्दों को अपनाकर और समृद्ध हुई है। कोई चीज़ को अपना लेते हैं तो इंसान और समृद्ध, उसी प्रकार हमारी जो हिंदी है उन चीज़ों को अपनाकर और समृद्ध हुई है। हिंदी अभिव्यक्ति की भाषा है। हिंदी के माध्यम से मनुष्य विचार व्यक्त करता है, भावनाएं व्यक्त करता है, ज्ञान का आदान प्रदान करता है। और 5.2 हिंदी भाषा का विकास, क्षेत्र का अर्थ, जहाँ कोई भाषा बोली और समझी जाती है उसे उस भाषा का क्षेत्र कहते हैं। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी बोली और समझी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। इन राज्यों में हिंदी या हिंदी की विभिन्न बोलियां
प्रचलित है। ठीक है, भारत के बाहर भी हिंदी बोली जाती है। भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। उदाहरण मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, नेपाल के कुछ क्षेत्र। ठीक है, तो अब आप सोचोगे विदेश में हिंदी क्यों पहुंची, कैसे पहुंची, है ना, आपके माइंड में होगा अरे भाई कैसे पहुंची। तो जब भारतीय लोग रोजगार, व्यापार और अन्य कारणों से दूसरे देशों में गए तो वे अपना भाषा और संस्कृति भी साथ लेकर जाते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को भी हिंदी सिखाई। इसी प्रकार हिंदी का प्रचार भारत के बाहर भी हुआ। 5 आधुनिक समय की हिंदी का महत्व। आज हिंदी का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में होता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी हम देखो ना, इग्नू की बुक से हम हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई कर सकते हैं। समाचार, टीवी न्यूज़, समाचार पत्र और ऑनलाइन न्यूज। प्रशासन, सरकारी कार्यालयों, पत्र और रिपोर्ट। अब इन सारी चीज़ों में होता है। और न्यायालय, अदालतों में कई स्थानों पर हिंदी का प्रयोग होता है। और विज्ञान और एवं तकनीक, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, एआई और डिजिटल शिक्षा में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड ट्विटर, ये सभी सोशल मीडिया और इसमें भी हिंदी का प्रयोग होता है। दैनिक जीवन, परिवार में, मित्र में, बाजार, यात्रा और व्यापार। देखो हम अभी बात कर रहे हैं, ये भी तो हिंदी में ही बात कर रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तुम यूट्यूबर पर इग्नू की पढ़ाई से संबंधित वीडियो बनाती हो, यस। तुम टाइटल हिंदी में लिखती हो, डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में लिखती हो, वीडियो हिंदी में समझती हो, कमेंट का उत्तर भी हिंदी में देती हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि आज हिंदी केवल किताबों की भाषा नहीं है बल्कि डिजिटल दुनिया की भी महत्वपूर्ण भाषा है। अब इसके एग्जाम कीवर्ड्स हैं जैसे जीवित भाषा, परिवर्तनशील भाषा, ग्रहणशील भाषा, सरल भाषा, हिंदी का क्षेत्र, आधुनिक भाषा, शिक्षा, प्रशासन और समाचार। अब ये है हमारा क्वेश्चन, हिंदी भाषा के स्वरूप और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। हिंदी का जीवित, परिवर्तनशील, सरल और ग्रहणशील भाषा है। यह समय के साथ नए शब्दों को अपनाकर स्वयं को विकसित करती रहती है। हिंदी का क्षेत्र भारत के अनेक राज्यों तक फैला हुआ है तथा मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे क्षेत्र में भी हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं। आज शिक्षा, प्रशासन, समाचार, विज्ञान, तकनीक तथा सोशल मीडिया में भी हिंदी का व्यापक प्रयोग हो रहा है। अब लास्ट हमारा है माइंड मैपिंग। ठीक है, हिंदी भाषा जीवित है, परिवर्तनशील है, ग्रहणशील है। भारत में शिक्षा, समाचार, प्रशासन में इसका, विज्ञान में इसका उपयोग होता है। विदेश में भी बोला जाता है, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और टोबैगो। ठीक है, अब जो हमारी कॉमन मिस्टेक होती है इसमें, जैसे मानक भाषा को कभी नहीं बदलती, मत लिखना। सही बात है, हर भाषा समय के साथ विकसित होती है, मानक भाषा भी धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, ये सब हमें लिखना है। फाइनल रिवीजन है हमारा, हिंदी जीवित भाषा है, हिंदी परिवर्तनशील भाषा है, हिंदी दूसरी भाषाओं के शब्द अपनाती है, हिंदी भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है, विदेशों में भी हिंदी का प्रयोग होता रहता है। शिक्षा, समाचार, प्रशासन और डिजिटल माध्यमों में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारा जो 1 पेज रिवीजन है वो भी मैंने बना रखा है। मैं इसको चाहती हूँ कि ये जो हमारी यूनिट है वो पूरी प्रॉपर कंप्लीट हो। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट नोट से 1 पेज, जब आप लास्ट जब आपका एग्जाम होगा तो आपको ये छोटे छोटे पॉइंट कि आपने क्या पढ़ा है उससे थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे आप लोग। तो इसका है 1 पेज रिवीजन। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम, देखो मैंने ये खुद के नोट बनाए हैं, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने तरीके से बनाया है कि आपको मतलब सारे नोट्स आप पढ़ सकते हैं, फिर लास्ट में जब आपको मौका मिले तो आप ये भी पढ़ लें, जिससे कि आप समझ आ जाए एक ही बार में। भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, भाषा का महत्व क्या है? हमारे विचार व्यक्त करने में, शिक्षा का माध्यम, समाज में जोड़ती है, व्यापार में सहायक है, न्याय और प्रशासन में उपयोग होती है, विज्ञान और तकनीक का आधार है। भाषा की प्रकृति, यह सामाजिक भी है। भाषा समाज से सीखी जाती है, अर्जित है। भाषा जन्मजात नहीं होती, सीखी जाती है इसको भी। ठीक है, अब हम परिवर्तनशील कह सकते हैं, समय के साथ बदलती रहती है। जीवित कह सकते हैं, नए शब्द अपनाकर स्वयं को विकसित करती रहती है। भाषा के रूप मौखिक है, बोलकर व्यक्त की जाती है, सुनकर समझी जाती है। और लिखित है, लिखकर व्यक्त, पढ़कर समझी जाती है। बोली है, किसी क्षेत्र की विशेष की भाषा होती है। मानक भाषा है, शिक्षा, समाचार, सरकारी कार्यों की शुद्धता भाषा। हिंदी का विकास कैसे हुआ? पहले संस्कृत बोलते थे, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रष्ट और अब हिंदी बोलते हैं। इस क्रम को ध्यान रखिए, इस तरीके से लिखिएगा। संस्कृत जैसे प्राचीन थी, समृद्ध थी और बहुत कठिन थी भाई। प्राकृत संस्कृत का सरल रूप है। अपभ्रष्ट प्राकृत का विकसित रूप है। हिंदी
आधुनिक, सरल, जीवित और परिवर्तनशील है। हिंदी की विशेषता है यह है, इनकी जीवित भाषा है, परिवर्तनशील भाषा है, सरल भाषा है और ग्रहणशील भाषा है। और इन सब के आपको अर्थ पता चल गए होंगे, तो अब अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हिंदी का क्षेत्र भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है, विदेशी में भी, जैसे मॉरिस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदा एंड टबैको। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। वैसे भाषा विचार और भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाने वाली भाषा है। लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाने वाली भाषा है। बोली किसी विशेष क्षेत्र की भाषा है। मानक भाषा शिक्षा, प्रशासन और समाचारों में प्रयुक्त शुद्ध भाषा, जो आपको जैसे कि सरकार से कोई भी आपको आदेश मिलता है तो वो एक मानक भाषा में है, जो सभी के लिए समझ, जैसे हमारे इग्नू की किताबें भी हो गई। परिवर्तनशील भाषा जो समय के साथ बदलती रहती है। जीवित भाषा जो नए शब्दों को अपनाकर विकसित होती रहे। एग्जाम वर्ड जैसे कि जो कीवर्ड्स हैं वो वैसे किस किस चीज़ क्या क्या चीज़, भाषा, समाज, संचार, समाज, विचार, भावनाएं, अर्जित, सामाजिक, परिवर्तनशील, जीवित, मौखिक, लिखित, बोली, उपभाषा, मानक भाषा, संस्कृत, प्राकृतिक, अभ्रष्ट, हिंदी, ग्रहणशील और विकास। आई होप कि आप लोगों को जितनी इसमें वर्ड्स हैं सारे लिख समझ आए हैं। तो फाइनल माइंड मैपिंग है हमारी भाषा। भाषा महत्व प्राकृतिक और स्वरूप। भाषा शिक्षा, व्यापार, समाज और विज्ञान इसके महत्व हैं। और अर्थ प्राकृतिक जैसे सामाजिक है, अर्जित है, परिवर्तनशील है और जीवित भी है। तो रूप है इसके मौखिक, लिखित, बोली और मानक भाषा। ठीक है। अब हिंदी का विकास कैसे हुआ, पहले संस्कृत, फिर प्राकृतिक, फिर अभ्रष्ट, अब हिंदी। ठीक है। और ये जीवित है, परिवर्तनशील है और ग्रहणशील है। ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट। आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।